गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए तो शुरू किया जाए आज के सेशन को। डे 8 तक हम लोग पहुंच गए हैं और इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन हम लोग 9 सेशन पर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस सेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हम लोग ने बात की थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो सारे ही एस्पेक्ट और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप फटाफट यहाँ पर पूछ सकते हैं हमारे साथ। रेस्ट वी विल स्टार्ट दी सेशन। तो आई थिंक कि जो लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा सेंट बाय अ वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउजर। तो इस केस में जो आंसर होता है वो क्या है? दैट इज कुकीज। तो कुकीज के कॉन्सेप्ट में आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको डाउट होगा, और बहुत ही प्यारा ये कॉन्सेप्ट है कुकीज का, है ना। जहां पर हमने आपको बताए थे कि कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुकीज सेंड कौन करता है, तो आंसर होता है सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं, तो आंसर होता है ब्राउजर पर। कुकीज किस फॉर्मेट में होती हैं, तो आंसर होता है टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा को क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या है? कुकीज है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज? देखिए, आईपी एड्रेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। कोई भी चीज बाद में जब आती है तो वो क्यों आती है, यानी कोई भी अगर अपडेट होता है या कोई वर्जन के बाद में कोई दूसरा वर्जन आता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? यानी पहले वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक नया वर्जन आ जाता है। तो ठीक वैसे ही IPv4 के बाद क्या आया? IPv6। यानी IPv4 में कुछ कमियां रही होंगी जिनको रिजॉल्व किसने किया? IPv6 ने। कमियां बेसिकली क्या थी? देखिए, जब IPv4 बना तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं की गई थी कि आईपी एड्रेस की कमी पड़ जाएगी। यानी आईपी एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है? यूनिक है। हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है? यूनिक है। लेकिन आईपी एड्रेस को जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एलोकेट कर दिया आईपी एड्रेस। कुछ चीज़ों पर हमने फिक्स कर दिए, जैसे लूप बैक एड्रेस है तो उसके लिए 172.168, है ना, ये हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि 172 वाली जो रेंज होगी बेसिकली, है ना, वो क्या होगी? हमारे लूप बैक के लिए होगी। या हमने कुछ मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व कर दिए, कुछ हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व कर दिए। तो इसी तरीके से कई सारी ऐसी क्लासेस थी जिनको हमने अलग अलग कामों के लिए क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे चलकर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हमें फील होगी। लेकिन बाद में लगा नहीं, अब तो शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज हो गई तो IPv6 लाया गया, जहां पर हर एक को यूनिक आईपी एड्रेस देने का जो सिलसिला था वो कायम हो पाया, और पहले वाली गलतियों से हमने कुछ सीखा। यहां पर आपसे पूछ रहा है जो IPv4 एड्रेस है वो IANA के द्वारा रिजर्व किया जाता है फॉर प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस यहां पर आपको बताना है कौन सा होता है। प्राइवेट की जब भी अगर आपको क्वेश्चन में कभी प्राइवेट आईपी एड्रेस पूछेंगे तो आंसर आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर 192 वाली अगर सीरीज होगी, 172 वाली सीरीज होगी, या 10 वाली सीरीज होगी, इन तीनों ही सीरीज को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट बोलते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले ढूंढ लीजिए क्या 10 गिवन है, 10 से कहीं स्टार्टिंग नहीं है। फिर आप ढूंढ लीजिए 172 से क्या स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ 72 है, 172 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा क्या होता है? 192। और अगर आप ध्यान दें तो यही आईपी एड्रेस होते हैं जो हमारे राउटर में कॉन्फ़िगर होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। 10, 172, 192, इन तीनों में से कोई भी रेंज अगर स्टार्ट होती है तो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को डिनोट करती है।
ठीक है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता कहाँ पर है? तो राउटर को जब हम कन्फिगर करते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस हम रखते हैं वो क्या होता है? या तो 10 वाली रेंज होती है, या 172 वाली रेंज होती है, या 192 वाली रेंज होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। टेल मी गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस? हमने आपको कल सेशन में भी बताया था कि OSI मॉडल के जब लेयर से क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि लेयर 1 पर कौन सी डिवाइस काम करती है। तो लेयर 1 कौन सी होती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं लेयर 1 होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? तो आंसर है हब और रिपीटर। हम आपको बता चुके हैं कि लेयर 1 पर हब और रिपीटर काम करती है, लेयर 2 पर स्विच और ब्रिज काम करता है। तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए, या तो हब मिलेगा ऑप्शन में या रिपीटर मिलेगा। तो क्या हब दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। क्या रिपीटर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली हब इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड मयंक, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, जितना भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या आप उन पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं कहीं पर? यस या नो एक बार बताइए। तो जितने भी पॉइंट्स को हम साथ साथ एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, और वो पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये हमें याद नहीं रहेंगे, उनको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए और उन्हीं को रिवाइज भी डेली करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने उसको नोट डाउन तो करके रख लिया है ना। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, नोट्स तो बहुत प्यारे बनाते हैं लेकिन नोट्स को रिवाइज नहीं करते। तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि डेली जो आप पढ़ रहे हैं उनको उनसे आप नई चीज़ें सीखिए, और पुराने वाले सेशंस को रोज रिवाइज करिए। डेली ये चीज़ होनी चाहिए, तभी एग्जाम में आपको रिवीजन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फायरवॉल क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है और मॉडेम क्या है, इस पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से आप अलग अलग पिक्चर्स की मदद से देख लीजिए। यहां हमने आपको समझाने के लिए पिक्चर्स भी ऐड कर दी हैं। हब और स्विच में क्या डिफरेंस था अगर आप याद कर पाए, तो हमने आपको बताया था हब इंटेलिजेंट नहीं होता है। हब जो है वो डम्ब डिवाइस होती है। स्विच कैसी होती है? इंटेलिजेंट होती है। ये एक डिफरेंस बताया था। दूसरा हमने आपको डिफरेंस क्या बताया था कि हब फर्स्ट लेयर पर काम करता है, जबकि स्विच आपका सेकंड लेयर पर काम करता है। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या होता है? हब के जो पोर्ट होते हैं वो कम होते हैं, और स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए स्विच को मल्टी पोर्ट हब भी बोला जाता है ना, कि ये एक ऐसा मल्टी पोर्ट वाला हब है या मल्टी पोर्ट वाला ब्रिज है ना। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्ट्स दिए होते हैं वो किस में होते हैं? स्विच में। तो कभी भी मल्टी पोर्ट की अगर बात हो तो आंसर क्या होगा? स्विच। कई सारे पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर क्या होगा? स्विच होगा। बात समझ में आ गई। और हमने ये भी आपको बताया था कि जो आपके घरों में या ऑफिसेज में लगा होता है वो ज़्यादातर स्विच और राउटर का कॉम्बिनेशन ही होता है ना। वो स्विच भी हो सकता है, वो स्विच और राउटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा। अब बेसिकली देखो, हब, राउटर और स्विच में अगर हम डिफरेंस समझें तो ये डिफरेंस होता क्या है। जैसे हब का यूज आजकल नील के बराबर होता है ना, क्योंकि हब तो डम्ब है, तो हब की जगह ले ली है किसने? स्विच ने। और राउटर क्या करता है? ये कनेक्ट करता है एज अ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। तो राउटर में एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर सिर्फ यही एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम इंटर नेटवर्क कहते हैं। क्यों? इंटर नेटवर्क का मतलब होता है दो नेटवर्क को जोड़ने वाली। तो आप यहां पर देख सकते हैं, एक नेटवर्क था जिसको हब से कनेक्ट किया गया था, दूसरा नेटवर्क था जिसको स्विच से कनेक्ट किया गया। हब और स्विच को कनेक्ट करने के लिए राउटर बीच में लगा दिया गया। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है जब हम राउटर का यूज यहां पर करते हैं, है ना। तो अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा सर, हब से हम स्विच और स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हैं, हब और स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट राउटर से। तो कोशिश ये की जाती है
कि राउटर को डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट ना करके किसी एक डिवाइस से कनेक्ट किया जाए, तब राउटर आपका बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक चीज और भी बताई थी, वो क्या, ब्रिज के बारे में हमने बताया था कि अगर कहीं भी आपको सेम तरीके की प्रोटोकॉल दिखे क्वेश्चन में, सेम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, तो ब्रिज का यूज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दिखे तो गेटवे का यूज होता है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। फायरवॉल क्या होता है, तो फायरवॉल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। सर्वर को हैक से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है, ताकि कोई भी हैकर सर्वर को अटैक ना कर पाए, है ना। ऐसा नहीं है फिर भी कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम फायरवॉल का यूज ही ना करें। हम लोग घरों में ताला लगाते हैं, है ना, गेट होता है, बाहर लॉक होता है, लेकिन उसके बाद भी चोरियां होती हैं। तो चोरियां होने के रीजन से हम ऐसा तो नहीं करते कि आज के बाद कभी ताला ही नहीं लगाएंगे, है ना, या गेट बंद ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। नेक्स्ट देखिए, Ubuntu, Gentoo, CentOS operating system are the popular distribution of Dash operating system। कह रहा है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहां पर दिए गए हैं और कह रहा है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है, लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉयड, विंडोज या ऑल ऑफ दीज। तो देखो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं एक बार, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि कौन सा आपका लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बताइएगा एक बार कमेंट करके। हम आपको नाम बता चुके हैं और ये भी बताया था कि ये अभी हाल ही में इसे लेटेस्ट का दर्जा मिला है। क्या था आंसर, मॉनिटरी, है ना। तो मैक के केस में तो ये था, और बाकी जितने भी आपके जानवर के नाम थे वो सब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से थे, जैसे पैंथर हो गया, लियोपार्ड हो गया, है ना। ऐसे भयंकर भयंकर जो नाम थे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के थे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हमने आपको बताए थे कि खाने पीने वाली चीज़ों से रिलेटेड है, जैसे अल्फा, बीटा, ये तो कॉमन थे लेकिन ये चले ही नहीं मार्केट में, फर्स्ट और सेकंड। फिर कप केक से स्टार्ट हुआ, फिर डूनट हुआ, एक्लेयर्स हुआ, फ्रोयो हुआ, जिंजर ब्रेड हुआ, है ना। इस तरीके से कई सारे नाम ऐसे थे जो खाने पीने वाली चीज़ों पर थे। विंडोज़ के वर्जन आप जानते ही हैं, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आप जानते ही हैं। एक सेकेंड गाइस, लेट मी कम। राइट, तो यहां पर हम क्या बता रहे थे कि विंडोज के अलग अलग वर्जन कौन से होते हैं, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया, विंडोज 10 है, विंडोज 11 जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 5 अक्टूबर को, है ना। तो ये आपका लेटेस्ट विंडोज है। तो विंडोज के नाम भी कभी हम यूबेंटू, जेंटू, सेंट इस तरीके से नहीं सुने, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, लाइनेक्स होगा। तो इस तरीके से अगर आपको कभी आंसर नहीं पता है लेकिन आपको बाकी आंसर पता है ना, तो भी आप उससे कनेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पढ़ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज पढ़िए। हर एक चीज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। और हमेशा कई सारे क्वेश्चन इंसान ऐसे ही कर देता है कि देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ही होगा, राइट। तो यानी पढ़ने से दो फायदे होते हैं, या तो आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को, अगर एज इट इज नहीं मिलेगा तो आपको बाकी ऑप्शन से आप कोरिलेट कर पाएंगे, तो दोनों तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब लाइनेक्स के कितने वर्जन हो सकते हैं वो हमने यहां पर लिख दिए हैं। तो लाइनेक्स के जो फेमस वर्जन हैं आपके वो कौन कौन से हैं, यूबुंटू है, डेबियन है, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा है, रेड हैट है, आर्क लाइनेक्स है और सुसी है। तो एग्जाम में अगर पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे कि यूबुंटू किसका वर्जन है ये बताइए,
है ना, या इनमें से कौन कौन से लाइनेक्स के वर्जन नहीं है, या इनमें से कौन सा लाइनेक्स का वर्जन है। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइनेक्स के बारे में हमने आपको क्या बताया था पहले, अगर आप याद करें तो लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूं आपका लाइनेक्स के साथ साथ एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोडक्ट है, बताइए फटाफट। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी ने एंड्रॉयड को कब खरीदा, है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, बताइए। तेजी से आंसर करिए, तेजी के साथ। वेरी गुड, मयंक का सबसे तेज आंसर आया है, फिर अंकित का करेक्ट आंसर मिला है। सुनील कुमार वेरी गुड, बिल्कुल सही, गूगल यहां पर करेक्ट आंसर है। गूगल का प्रोडक्ट है एंड्रॉयड, और ये किस ईयर में खरीदा गया है गूगल के द्वारा एंड्रॉयड से, कल ही हमने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 2005 में, 2005 में ये डील हुई थी गूगल और एंडी रूबिन जी के साथ। वैसे एंड्रॉयड को बनाने वाले 3 नाम हैं ना, एक ने मिलकर नहीं बनाया, 3 लोगों ने मिलकर बनाया है एंड्रॉयड को। एक तो एंडी रूबिन है, बाकी 2 नाम भी अभी आप देखेंगे। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये क्या होता है? फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का इफेक्ट है, वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट है, या ऑल ऑफ दीज है। एमएस वर्ड पर आपने काम किया होगा तो आप जानते हैं, वहां पर हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। तो ये बोल्ड, ये होता क्या है? बिल्कुल सही, ये फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। क्या है? ये फॉन्ट के स्टाइल हैं। अब जरा इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करिए। अगर हम फॉन्ट की बात करें तो सबसे पहले तो फॉन्ट का नाम होता है, अलग अलग तरीके के फॉन्ट होते हैं, है ना, जैसे कैलिब्री हो गया, रेगुलर हो गया, आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन में है वो क्या है? कैलिब्री है, और जो पुराने वर्जन में है वो क्या है? टाइम्स न्यू रोमन है। फॉन्ट का स्टाइल कैसा कैसा हो सकता है? 4 तरीके के आपके सामने लिखे हुए हैं। रेगुलर हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, और बोल्ड इटैलिक हो सकता है। ये होते हैं आपके फॉन्ट के स्टाइल। बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इनका काम क्या होता है। रेगुलर मतलब नॉर्मल, बिल्कुल जैसे हम लिखते हैं। इटैलिक मतलब थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में हो जाता है। बोल्ड मतलब बोल्ड हो जाता है, और बोल्ड इटैलिक में बोल्ड भी होता है और इटैलिक साइज में भी हो जाता है। साइज आप जानते हैं फॉन्ट के अलग अलग हम सेट कर सकते हैं। ऊपर 8 होता है, नीचे 72 होता है ना, ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फॉन्ट के इफेक्ट देखिए, फॉन्ट के इफेक्ट भी होते हैं। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शेडो, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, या हिडन, ये क्या होते हैं? ये आपके फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। ठीक, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में कि फॉन्ट के बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए अगर आपको पता है तो। ये जो फॉन्ट का आपको बॉक्स दिख रहा है, ये हम एमएस वर्ड में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कैसे ओपन करेंगे? तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ डी। क्या होती है? कंट्रोल के साथ डी, टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव, ये क्या है? तो फॉन्ट स्टाइल तो हो नहीं सकता, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल अभी हम लोगों ने देखा, बोल्ड, इटैलिक, है ना, ये सब होते हैं फॉन्ट के स्टाइल। फॉन्ट के इफेक्ट हैं ना, अभी हम लोग ने देखा भी था इमेज की मदद से कि सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन या इम्बोस या इनग्रेव, ये फॉन्ट के इफेक्ट है। वेरी गुड, देख सकते हैं आप इमेज में फॉन्ट इफेक्ट में यही सब दिए हुए हैं।
तो इसीलिए बारीकी से आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट नेम क्या होता है, फॉन्ट साइज कितना होता है, फॉन्ट इफेक्ट कितना होता है। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, द हेडर एंड फुटर कमांड इज लोकेटेड ऑन द डैश टैब। कह रहा है जो हेडर और फुटर होता है वो किस टैब में हमें दिखता है, होम, इंसर्ट, व्यू हेडर, टाइटल या ऑल ऑफ दीज। तो हेडर में हम हेडिंग लिखते हैं और फुटर में पेज नंबर। हेडर में भी पेज नंबर लिखा जा सकता है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं गाइस, इंसर्ट करते हैं ना। हेडर और फुटर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो टैब है वो क्या है, इंसर्ट टैब है। दैट इज योर इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एमएस एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल। कह रहा है एमएस एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सेल जैसा ही सॉफ्टवेयर गूगल का कौन सा है, ये बताइए। बताइए अगर आपको आंसर पता हो तो। जरा इस क्वेश्चन को हम आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था और क्वेश्चन यहां से कितने बन सकते हैं, है ना, इस चीज को जरा समझिएगा। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। एग्री। और इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं एमएस ऑफिस। दिस इज कॉल्ड एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, है ना, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अब यहां पर एग्जाम में देखो पूछा क्या जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एप्पल में इन सभी प्लेटफॉर्म्स का अल्टरनेट क्या है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट में एमएस ऑफिस है तो एप्पल के केस में क्या है, तो एप्पल केस में इसको हम बोलते हैं आई वर्क। एमएस ऑफिस का अल्टरनेट यहां पर क्या होगा गाइस, आई वर्क होगा। क्योंकि आप जानते हैं एप्पल अपने सभी प्रोडक्ट्स के आगे ज्यादातर क्या यूज करता है, आई। जैसे आई ट्यून्स, आई म्यूजिक, आई पैड, है ना, तो आई हर चीज के आगे क्या करता है, ऐड करता है, आई पॉड्स। तो इसी तरीके से एमएस वर्ड की जगह पर एप्पल में आई वर्क का जो पार्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड पेजेस। एक्सेल की जगह पर यहां पर यूज होता है वो क्या होता है, एप्पल के केस में बताइए। तो आंसर होगा नंबर्स। और यहां पर यह भी पूछते हैं कि पावर पॉइंट के केस में अल्टरनेटिव क्या है, तो आंसर होगा कीनोट्स। क्या होगा, कीनोट्स होगा। तो पेजेस, नंबर्स और कीनोट्स इनका यूज होता है एप्पल के केस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बिहाफ में। लेकिन अब ये बताइए कि गूगल में ये अल्टरनेट कैसे काम करेंगे, है ना। गूगल भाई यही तो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी है, एप्पल बड़ी कंपनी है, गूगल बड़ी कंपनी है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। गूगल में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गूगल के केस में गूगल क्लाउड बोल देते हैं, गूगल क्लाउड बोल देते हैं। और गूगल क्लाउड में जो एमएस वर्ड है हमारा या पेजेस है, इसकी जगह पर क्या होता है, तो गूगल डॉक होता है। यहां पर एक्सेल या नंबर्स की जगह पर यहां पर क्या होता है, गूगल शीट्स होती हैं। और पावर पॉइंट और कीनोट की जगह पर यहां पर क्या होता है, गूगल स्लाइड्स होती हैं। क्या ये तीनों चीजें समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। अब यहां से भी आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकते हैं ये भी देखिए। एमएस वर्ड को हम बोलते हैं क्या? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक्सेल को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और पावर पॉइंट को बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तो आपको पता होगा। इसका मतलब यहां पर भी एप्पल के केस में भी सेम होने वाला है, यस या नो? एग्री और नॉट? और गूगल के केस में भी ये बात क्या होने वाली है गाइस? सेम होने वाली है। राइट? अब देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एप्पल के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो तैयारी ऐसे करो कि तुरंत क्लिक करें और ऑप्शन देखने की भी रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप कहेंगे नंबर्स। एप्पल के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। आप कहेंगे कीनोट्स। गूगल में यूज होने वाली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। गूगल शीट्स। गूगल में यूज होने वाली स्लाइड्स का नाम बताइए, या गूगल में यूज होने वाली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, है ना? तो गूगल स्लाइड्स। समझ में आ गया यहां तक? या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑल्टरनेट एप्पल में क्या है, या एमएस एक्सेल का ऑल्टरनेट गूगल में क्या है ना? तो बात तो आप समझ ही रहे हैं, घुमा घुमा के एक ही चीज को बार बार पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर आपका आंसर क्या था? जो एक्सेल होगा वो एक्सेल में हम क्या बनाते हैं? शीट्स। तो आंसर क्या होगा? शीट्स। दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एमएस एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज। एमएस एक्सेल की फाइल जो है वो किसमें इंपोर्ट नहीं हो सकती या किसमें एक्सपोर्ट नहीं हो सकती? पीडीएफ में। एक्सेल फाइल का क्या पीडीएफ बना सकते हैं? आंसर है यस, एक्सेल की फाइल का पीडीएफ बनाया जा सकता है। टीएक्सटी, एक्सेल की फाइल को क्या टेक्स्ट फाइल में यानी नोटपैड की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल को क्या पीपीटी में बदला जा सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। एक्सेल की फाइल को पीपीटी में नहीं बदला जा सकता, प्रेजेंटेशन में नहीं बदला जा सकता। जबकि एक्सेल की फाइल को सीएसवी फाइल में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की फाइल में बदला जा सकता है। तो पीपीटी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, वो क्या कि सीएसवी की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल? कह रहा है एक्सेल में आपको आज की डेट डिस्प्ले करनी है, तो इसका शॉर्टकट बताइए। देखिए दो क्वेश्चन यहां पर एक्सेल से और भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सेल में करंट डेट को डिस्प्ले करिए और एक्सेल में करंट टाइम को डिस्प्ले करिए, है ना? तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा करंट डेट के लिए आंसर क्या होगा? डेट, कैंडिडेट आंसर क्या करते हैं? डेट, जबकि ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका टुडे। तो डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? टुडे। और डेट और टाइम दोनों देखना है तो नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। तो टुडे फंक्शन फॉर द डेट ओनली एंड नाउ फंक्शन फॉर द डेट एंड टाइम बोथ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है सीएसवी क्या होता है? देखिए सीएसवी की फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताई है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करिए आपने कई बार वेबसाइट देखी होगी
है ना। वेबसाइट में जो डेटा, जैसे कोई भी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, आपकी लैंग्वेज में अगर हम कहें, सपोज करिए आपको कोई एक प्रॉफिट एंड लॉस किसी कंपनी का देखना है ना, और आप देखते हैं कि कंपनीज अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करती हैं, शो करती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो एक्सेल में शो करती हैं। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में भी आती है उनकी बैलेंस शीट, है ना, तो वो एक्सेल के फॉर्म में आती है। जब आप किसी वेबसाइट से कोई एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो CSV फॉर्मेट होता है। वेबसाइट में ज़्यादातर जो फॉर्मेट सपोर्ट होता है वो एक्सेल नहीं दिया जाता। वो फॉर्मेट कौन सा होता है, CSV फॉर्मेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है। कह रहे हैं डेट का यूज क्या होता है, डेट का यूज कुछ भी नहीं होता है। अगर हमें डेट यूज करना है तो टुडे का यूज करते हैं, डेट और टाइम दोनों का यूज करना है तो हम नाउ का यूज करते हैं, है ना। बाकी किसी का भी यूज यहां पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू। कह रहा है एक्सेल में जो काउंट ए फंक्शन होता है वो क्या करता है, कुछ तो करता होगा ही। काउंट ए का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है काउंट ऑल, यानी जितने भी एक्सेल में आपके क्या है नंबर्स हैं उनको ये काउंट कर देता है। जितने भी नंबर्स हैं सबको काउंट करने का काम किसका है, काउंट ऑल यानी काउंट ए का। लेकिन ये काउंट नहीं करता है किसी भी खाली सेल को ना। तो काउंट्स क्या होगा यहां पर, नॉन एम्प्टी सेल, यानी वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर वैल्यू होगी तो काउंट है उसको क्या करेगा, काउंट कर लेगा। तो व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। ठीक समझ गए ना, बस एम्प्टी सेल को ये काउंट नहीं कर सकता, बाकी नॉन एम्प्टी होगी तो इसको क्या करेगा, काउंट कर लेगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन डैश। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रहा है एक्सेल में जो करंट सेल का एड्रेस है वो कहां पर शो होता है। अगर कभी भी आपसे एड्रेस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा इस केस में, नेम बॉक्स होगा। और अगर करंट सेल का कंटेंट पूछा जाए तो आंसर फॉर्मूला बार होगा, है ना। इस चीज को याद रखिएगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा, नेम बॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर आपको दिखा भी दिया है, हमने फर्स्ट वाली सेल पर क्लिक किया। फर्स्ट वाली सेल पर क्लिक करने पर जो इसका एड्रेस था, इसका एड्रेस क्या था, A1। ठीक, A1 मतलब रो 1 कॉलम 1, है ना। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 से। और ये क्या है, एड्रेस। और एड्रेस जहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है इस जगह को हम क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। अगर यहां पर क्वेश्चन में ये कहता एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल कंटेंट, तो यहां पर आंसर क्या हो जाता, अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। ठीक, यहीं पर गलती होती है कैंडिडेट से। बस इन दो चीजों को याद रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। एड्रेस आए तो नेम बॉक्स, फिर से रिपीट करिए, एड्रेस आए तो नेम बॉक्स। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्वेश्चन तो आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, आप चेक कर सकते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में ऑटोमेटिकली रिपीट हुए हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक्सेल में किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिसमें सबसे पहले डॉलर का साइन लगा होता है। एक या एक से ज्यादा डॉलर के साइन अगर लगे हों तो समझ जाइए वो क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। तो यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक या एक से ज्यादा डॉलर के साइन है, सेकंड वाला। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। समझ में आ गया। ये एक से ज्यादा रोज और एक से ज्यादा कॉलम्स में अगर कोई फॉर्मूला लगा होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को, राइट। नेक्स्ट देखिएगा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट अ माइक्रो प्रोसेसर फॉलो। कह रहा है ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब सीपीयू फॉलो करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कहें या सीपीयू कहें, बात तो एक ही है। तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर फॉलो करता है। सबसे पहले क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है,
फिर उसको डिकोड करता है और फाइनली उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो यानी फर्स्ट आपका बिल्कुल वैलिड सीक्वेंस बनेगा। पहले इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसके बाद उसको डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। देखा जाए तो ब्रेन भी तो ऐसे ही काम करता है। पहले जो हम बोल रहे हैं या आपको जो दिख रहा है, आप उसको क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते हैं, अपनी भाषा में समझते हैं यानी डिकोड करते हैं, और फाइनली आप उसको कहीं ना कहीं नोट कर लेते हैं यानी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट। $1 होगा उसे भी सेल रेफरेंस ही बोलेंगे, है ना। एक ही बात है, हमने यही बात यहां पर बोली है, एक या एक से ज्यादा, है ना। आपने ध्यान दिया हो तो हमने क्या बोला था, $1 या एक से ज्यादा डॉलर होगा तो उसको सेल रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सेल रेफरेंस या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक ही बात होती है, ठीक। तो $1 हो या एक से ज्यादा डॉलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये आप समझ गए फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। देखिए वैसे 4 स्टेप होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। सबसे पहले वो फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टोर करता है। 4 स्टेप होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग 3 स्टेप ज्यादा पूछते हैं, है ना। लेकिन 4th स्टेप भी याद रखिएगा, स्टोर करना। जैसे आपने क्या किया, फेच किया इंफॉर्मेशन को, उसको अपनी लैंग्वेज में डिकोड किया, फिर उसे आपने नोट किया, एग्जीक्यूट किया, कहीं पर स्टोर किया ना एग्जीक्यूट करते समय, तो लास्ट में क्या होगा, स्टोरेज। नेक्स्ट, आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है। आस्काई कैरेक्टर्स होते हैं, हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो आस्काई वैल्यू ही समझता है। तो हर एक कैरेक्टर की क्या होती है, एक आस्काई वैल्यू होती है, चाहे वो @ हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, है ना। इन सब की आस्काई वैल्यू होती है। तो आस्काई की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए जो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड बना है, दैट इज कॉल्ड आस्काई, ठीक है। हाँ बिल्कुल अंकित कह सकते हैं, जैसे आईपॉस होता है आपका, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, है ना, वैसे ही कुछ आपका प्रोसेसर का फॉर्मेट भी होता है काम करने का, जस्ट लाइक दैट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट। कह रहा है इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर ऐसा है जो पावरफुल है। अब बताइए, ये आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। हमने आपको बताया था कि जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, उसके 2 तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, एक सिस्क और एक रिस्क, है ना। 2 ही तरीके के तो आर्किटेक्चर होते हैं। तो ये या तो आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, कॉमन सी बात है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो आजकल के टाइम पर चल रहा है वो रिस्क चल रहा है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पर काम चल रहा है, ना कि सिस्क पर। तो एफिशिएंट कौन सा होगा, रिड्यूस्ड वाला एफिशिएंट होगा, कॉम्प्लेक्स वाला एफिशिएंट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द जनरेशन बेस्ड ऑन वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन पर बेस्ड है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जब भी हम बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन का पार्ट होता है, या 4th जनरेशन में हम लोग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो आंसर क्या होगा, 4th। जबकि 5th जनरेशन में यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। कह रहा है इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग का यूज हुआ है, रियल टाइम नेटवर्क का यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ है। ये कौन सी जनरेशन है। तो ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हो। माइक्रो प्रोसेसर किसका है, 4th का, और ये भी किसमें काउंट होगा, 4th में। तो आंसर आपका क्या होगा, 4th जनरेशन इज द करेक्ट वन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 5th जनरेशन तो काफी एडवांस हो जाती है, क्यों, क्योंकि 5th जनरेशन में फिर
आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, तो वो बहुत एडवांस है। नेक्स्ट देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैरेक्टर दिस कैरेक्टर इन आस्काई इज। तो यहां पर एक कैरेक्टर आपको दिख रहा है, इस कैरेक्टर का बेसिकली जो आस्काई वैल्यू है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो आस्काई वैल्यू आपकी जो पूछी जाती है वो इसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और इसे हम बोलते क्या हैं, इसे बोला जाता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप कहते हैं। तो 33 का यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट के लिए। 34 जो होती है वैल्यू वो यूज़ होती है डबल कोटेशन के लिए। 35 यूज़ होती है किसके लिए, साइन के लिए, या हैश साइन आप बोल सकते हैं, या इसको नंबर साइन भी बोला जाता है, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन के केस में देखते हैं कि नंबर जानने के लिए, है ना, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टार का या हैश का, राइट। 36 नंबर यूज़ किया जाता है डॉलर साइन के लिए। तो एक्सक्लेमेशन 33 हो गया, 34 हो गया डबल कोटेशन के लिए, 35 हो गया हैश यानी नंबर साइन के लिए, और 36 हो गया डॉलर साइन के लिए। तो ये चार आप लोग याद रखिएगा, यही चार आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? बहुत आसान है, आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। हमने आपको बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, PHP, बेसिक, कोबोल, पास्कल, ये सब आपकी हाई लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ होता है ना, आप जानते हैं। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो आंसर होगा फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ये बातें आप लोग जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। और आप ये भी जानते हैं कि कंपाइलर का काम क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का। तो आप बता दीजिए यहाँ पर, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन कोड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंटरैक्टिव है, यूजर फ्रेंडली है, या नन ऑफ दीज है, बताइए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है ना, जैसे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन भी होता है, यूजर फ्रेंडली भी होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, ये मशीन कोड में कन्वर्ट की जाती है, लेकिन मशीन कोड में होती नहीं, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, मशीन कोड इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स कोड इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इंग्लिश में लिखी जाती है, फिर इंग्लिश को हम मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से। दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, फर्मवेयर कहां पर स्टोर होता है। फर्मवेयर देखिए कई बार हम आपको बता चुके हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देंगे ही देंगे, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। बताइए। रचना रैम में कैसे हो सकता है, बहुत बार बता चुके हैं अभी तक, पर मुझे लगता है कि अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पर देखे होंगे। तो फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन रोम। हमने आपको बताया था रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं, याद आया? रिमोट फर्मवेयर, ट्रैफिक लाइट सिग्नल फर्मवेयर। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, रोम। ठीक, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हम आपसे पूछ चुके हैं, अगर आपको याद हो कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड
फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो हमने आपको बताया है कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। बेसिकली ये हार्डवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करता है, फर्मवेयर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना, यही तो रिवीजन करना है बार बार। नेम द यूनिवर्सल गेट, नेम द यूनिवर्सल गेट। आपको यूनिवर्सल गेट का नाम बताना है। देखो हम लोग एग्जाम तक ना इतनी बार क्वेश्चन को रिवाइज कर चुके होंगे, है ना, ताकि आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे, आपको रट चुके होंगे क्वेश्चन। तो अभी तो हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, जब अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन तक बात कर चुके होंगे या थोड़े से ऊपर, है ना, फिर हम लोग टॉपिक वाइज आपको देंगे पढ़ने के लिए। तो आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा, फिर टेस्ट लेंगे, फिर टॉपिक वाइज पढ़िएगा, फिर टेस्ट लेंगे, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएंगे एक एक क्वेश्चन। बस 1 घंटा प्रॉपर आप दीजिए और रिवाइज करिए, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। यूनिवर्सल गेट क्या होता है समझिएगा, अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए। यूनिवर्सल गेट 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? जो एन से शुरू होते हैं। यूनिवर्सल गेट किससे शुरू होते हैं? एन से। एक तो नैंड, एन एंड गेट, और दूसरा नॉर। 2 ही होते हैं, एन ओ आर नॉर और एन एंड। क्या यहां नॉर दिया हुआ है? नहीं। नैंड दिया हुआ है? दिया है, तो लगा दो आंसर नैंड। देखो हमने नीचे लिख भी दिया है, यूनिवर्सल गेट आपके 2 ही होते हैं, एन एंड या नॉर। अब यूनिवर्सल गेट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्यों इन्हें यूनिवर्सल बोलते हैं, है ना, कुछ भी मत जानो, सिर्फ ये जानो कि यूनिवर्सल गेट 2 तरीके के होते हैं। जिसके एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसका देंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको सिर्फ याद करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। एन ऑल्टरनेटिव ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज, कह रहा है जावा स्क्रिप्ट का विंडोज प्लेटफॉर्म यानी माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म कौन सा है? हाँ, यही तो कह रहा है, विंडोज किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। जावा स्क्रिप्ट का ऑल्टरनेटिव क्या है? विंडोज प्लेटफॉर्म का। तो याद रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट का जो कंपटीशन है वो वीबी स्क्रिप्ट से है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट से है। तो यही दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, कुछ वीबी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो कंपटीशन किसके बीच में है? जावा वर्सेस वीबी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखिए, 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड। अगेन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा है 1999 में एक वायरस देखा गया, दैट इज कॉल्ड मेलिसा वायरस। ये पब्लिसाइज्ड मतलब फेमस हुआ क्यों? कि इसने किस पर अटैक किया था? ये ईमेल वायरस था, ये मैक्रो वायरस था, ये ट्रोजन था, ये टाइम बम था, या ये सभी थे? तो आंसर क्या होगा? मेलिसा वायरस ने ईमेल को टारगेट किया और मेल में जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब पर वायरस ऑटोमेटिकली चला गया, है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, पहले आंसर देख लीजिए क्या होगा। ईमेल वायरस, सपोज करिए कि जैसे ही आप लोग इस बैग से कनेक्ट हुए होंगे, है ना, आपके पास क्या गया होगा? एक मेल गया होगा, ऑटोमेटिक मेल आया होगा। आपके पास में 3 तरीके के मेल आए होंगे, है ना। पहला मेल आपके पास आया होगा इनवॉइस का, कि आपने पेमेंट कर दिया। दूसरा मेल आपके पास में आया होगा ग्रीटिंग का, है ना, उस पर भी कुछ लिखा होगा ग्रीट करके। और तीसरा मेल आया होगा जिस पर आपने इस बैच को एक्सेस किया। अब हमारे सर्वर में ऑटोमेटिक ये सिस्टम है कि आपको मेल चला जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास आप सबकी मेल आईडी सेव है। तो जितने भी कनेक्ट होते जाते हैं सबकी मेल आईडी सेव होती जाती है। अब सपोज करो, है ना, खुदा ना खास्ता हमारे सिस्टम में मेलिसा वायरस अगर एंटर हो जाए तो क्या होगा? ये जितने भी कंप्यूटर्स की मेल आईडी हमारे पास में है उन सबके सिस्टम में ऑटोमेटिक ये चला जाएगा, यानी आपके सिस्टम में ये फ्री गिफ्ट के तरीके से मिल जाएगा। तो ये है आपका मेलिसा वायरस जो ईमेल पर एंटर हुआ। तो ऐसा ही हुआ 1999 में कि किसी भी कंप्यूटर के मेल पर ये एंटर करता था और मेल में जितने भी लोगों के मेल होते थे वहां पर उन सबके मेल से ये रीडायरेक्ट हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो इतने शानदार तरीके से ये काम करता था, है ना। तो डरिए नहीं, ऐसा होगा नहीं,
क्योंकि अब मेलिसा वायरस एग्जिस्ट नहीं करता है। एंटीवायरस में मेलिसा वायरस का तोड़ ऑलरेडी हो गया है। तो अगर आप लोग के कंप्यूटर्स में एंटीवायरस अच्छा वाला है, पेड वाला है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी वायरस स्प्रेड होगा। इसलिए हमेशा अपने सिस्टम में जो एंटीवायरस रखना चाहिए, या फायरवॉल इनेबल रखनी चाहिए, या फायरवॉल डिवाइस का यूज करना चाहिए। तो हमारे पास तीनों ही हैं, एंटीवायरस भी है, फायरवॉल हार्डवेयर भी है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी है, हाँ, साइबर रोम भी लगा हुआ है। तो यानी इतने 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है। तो ना किसी के सिस्टम से आ सकता है और ना हमारे सिस्टम में आएगा नहीं तो जाएगा नहीं। तो समझ गए होंगे। चलो अगला देखो। Once installed, which collection of software tool is used to gain remote access to and control over a computer or system? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले समझो, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है वंस इंस्टॉल, एक बार ये इंस्टॉल होता है। विच कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल इज यूज्ड टू गेन रिमोट एक्सेस, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है ये आपके कंप्यूटर के पूरे एक्सेस को ले लेता है, एंड कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर और सिस्टम। और अब आप अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल खो चुके हैं और जिसने ये इंस्टॉल किया है उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। कह रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? सोचो कितना भयानक है ये। यानी आप अपने ही कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आपका कंप्यूटर कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा होगा। अगर ये एंटर हो गया आपके सिस्टम पर, अगर ये इंस्टॉल हो गया तो इसे हम बोलते हैं रूट किट। दिस इज कॉल्ड रूट किट। रूट क्या होती है? जड़। और किसी भी चीज की क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? रूट्स, है ना। कहते हैं ना पेड़ की जो रूट है उसको अच्छा पानी मिलना चाहिए तो आपका पेड़ क्या होगा? ग्रो होगा। उसको रॉ मटेरियल्स अच्छे मिलेंगे तो वो ग्रो होगा। तो वैसे ही जो आपके सिस्टम होते हैं उसके रूट को एक्सेस कर लेना, मतलब एडमिन राइट्स को ले लेना। जैसे ये व्हाट्सएप पे जाता है वो व्हाट्सएप के एडमिन राइट को ले लेता है। तो आप अगर एडमिन है व्हाट्सएप की तो आपको हटा देगा, कहेगा चलो हटो यहाँ से, मैं कंट्रोल करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस तरीके से ये काम करता है ना। जैसे फेसबुक पे आपने देखा होगा कई बार फेसबुक हैक हो जाती है। तो फेसबुक हैक होने का मतलब क्या है? कि आपकी फेसबुक को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। रूट किट है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली डिस्क। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी डिस्क है जो रीड ओनली के फॉर्म में काम करती है। अब देखो रीड ओनली की अगर कभी भी बात की जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आंसर क्या लगा दो? रोम लगा दो। क्योंकि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली के केस में आंसर क्या होगा? डीवीडी रोम होगा। डीवीडी आर क्या है? डीवीडी आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। जो आप ब्लैंक सीडी मार्केट से लेकर आते हैं वो आपकी डीवीडी आर होती है, ब्लैंक सीडी। और इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ एक बार लिख दिया आपने, बस हो गया था, ब्लैंक लेकर आए। डीवीडी रोम क्या होती है? सिर्फ रीड की जा सकती है, इस पर लिखा ही नहीं जा सकता, तो डीवीडी रोम हो गई। डीवीडी आर डब्ल्यू का मतलब क्या है? कई बार रीड कर लो, कई बार राइट कर लो। जो हम लोग लेकर आते हैं बेसिकली, है ना। जैसे अगर आपको कोई सीडी या डीवीडी कुछ डेटा सेव करना है उसमें, तो कौन सी होती है? वो डीवीडी आर डब्ल्यू होती है। सीडी आर का मतलब क्या है? जो डीवीडी आर है वही सीडी आर है, यानी सीडी रिकॉर्डेबल। ब्लैंक सीडी आप मार्केट से लेकर आए और उसमें आपने एक बार लिखा, बस, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, नेम द एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बताइए, अभी मैंने आपको समझाया है। तो जो भी क्वेश्चन यहां पर समझाया जाएगा उसी के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। बताओ एप्पल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? मुझे तीनों नाम बता दो। एप्पल के वर्ड सॉफ्टवेयर का भी बता दो, एप्पल के एक्सेल का भी बता दो, यानी एप्पल के स्प्रेडशीट भी बता दो, और एप्पल का पावर पॉइंट जो है यानी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बता दो। तो तीनों हमें एप्पल के नाम बता दो फटाफट से।
ठीक है, आई वर्क तो ऑफिस हो गया ना, आई वर्क क्यों बोल रहे हो? हमने आई वर्क पूछा ही नहीं, हमने सिर्फ प्रोसेसिंग पूछा, स्प्रेडशीट पूछा और प्रेजेंटेशन पूछा, है ना, बस यही पूछा है। हाँ, अब सही बता रहे हो, दैट इज पेज नंबर की नोट। अलका शुक्ला, वेरी गुड। पेज नंबर की नोट, है ना, दैट इज द करेक्ट। देखो इसको याद कैसे करें तुम लोग, एक्चुअली में याद तुम लोग उस समय तो समझ में आ जाता है तुम लोग को, है ना, फिर भूलने में टाइम नहीं लगता है, तुम लोग के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसको ऐसे याद करो, पिंक याद कर लो, हर एक चीज का कोई ना कोई शॉर्टकट बना लो, है ना, तब नहीं भूलोगे। पिंक याद करो, ये तो याद हो जाएगा। अब आप कहोगे सर पिंक क्या है? पी मतलब क्या है? पेजेस। एन मतलब क्या है? नंबर्स। के का मतलब क्या है? की नोट। आई का मतलब क्या है? एप्पल। तो एप्पल के पेजेस हो गया, एप्पल का नंबर हो गया और एप्पल का की नोट हो गया। ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? ग्रेट, ग्रेट। ठीक, अब मत भूलना, अब भूलोगे तो श्राप दे देंगे। ठीक है, अब नहीं भूलने का। चलो, तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा स्प्रेडशीट के केस में? नंबर्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रोसॉफ्ट? कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। एज्योर, एडब्ल्यूएस, क्लाउडेरा, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? अब ये क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे हर एक कंपनी के अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, जैसे अमेजॉन का एडब्ल्यूएस है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का आपका क्या है? एज्योर है। क्या है? एज्योर है। ठीक, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? एज्योर है। नेक्स्ट देखिए, ईथरनेट यूजेस डैश। अब टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए टोपोलॉजी हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होती है। क्या होता है टोपोलॉजी? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क में कंप्यूटर्स कैसे लगे, है ना, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। फिर से एक बार, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी से हम करते क्या हैं? यानी सिस्टम को नेटवर्क में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि डेटा इजीली ट्रांसफर हो जाए, पाथ छोटा हो, इसलिए हम टोपोलॉजी का यूज करते हैं। ईथरनेट का यूज किया जाता है बस टोपोलॉजी के अंदर। किस टोपोलॉजी में करते हैं ईथरनेट का यूज? बस टोपोलॉजी में। ईथरनेट होता क्या है इसको भी समझ लो। ईथरनेट केबल होती है जिसे हम लैन केबल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ एक केबल कनेक्ट होती है जिसके थ्रू आप नेट चला सकते हैं। तो वो जो पोर्ट होता है, जो केबल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ईथरनेट केबल या ईथरनेट पोर्ट। और ये ज्यादातर किस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है? तो आंसर है बस टोपोलॉजी में। अब एक क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, जरा उस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन ये था जो आपने पढ़ा भी था, जरा देखिएगा। बस टोपोलॉजी में जो एंड होते हैं, जो किनारे होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। अब पता चलेगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वाकई में बादाम का इस्तेमाल करते हैं और उनको याद रहती हैं चीजें। तो ये रिवाइज करोगे तो ही याद रहेगा। लेट मी चेक। बस टोपोलॉजी के जो सिरे होते हैं, जो एंड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है।
बिल्कुल। तो आंसर देने की कोशिश तो करी है अंकित और सुनील ने, लेकिन मयंक ने बिल्कुल सही दिया है। टर्मिनल नहीं, उसे टर्मिनेटर बोलते हैं। बिल्कुल, टर्मिनेटर यहां पर आपका करेक्ट आंसर। टर्मिनल कह सकते हैं, है ना, लेकिन टर्मिनेटर इज द एग्जैक्ट आंसर। चलो, यहां पर नोट्स भी एक आंसर आया है रचना जी का, तो नोट्स भी समझ लो। नोट्स बेसिकली आपके पीसी ही होते हैं, पीसी को ही हम नोड बोलते हैं, है ना। जैसे पर्सनल कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स। और सर्वर को होस्ट बोला जाता है, सर्वर को क्या बोलते हैं, होस्ट। तो नोड यहां पर नहीं होगा, टर्मिनेटर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मयंक बिल्कुल बादाम यहां पर सही इस्तेमाल करते हुए, वेरी गुड। बाकी अंकित और सुनील भी काफी हद तक सही जवाब देने में कामयाब रहे हैं। चलो, लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय, ये भी हम आपको बता चुके हैं बातों बातों में ही, है ना। तो आप अगर आपने सुना होगा बहुत ध्यान से तो आप बता पाएंगे। लेजर प्रिंटर को किसके द्वारा इन्वेंट किया जाता है या किया गया? सबसे फास्टेस्ट जो प्रिंटर है वो कौन सा है? लेजर है। लेजर प्रिंटर की स्पीड पीपीएम में मेजर की जाती है, पेजेस पर मिनट में नापी जाती है। लेजर प्रिंटर में इंक का यूज ना होकर टोनर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पाउडर का यूज किया जाता है ना, जिसे हम टोनर बोलते हैं। पाउडर होता है सूखा हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? टोनर बोलते हैं। लेजर प्रिंटर को इन्वेंट किया है जिस कंपनी में, दैट इज कॉल्ड जीरोक्स पारसी, दैट इज कॉल्ड जीरोक्स पारसी। वेरी गुड। तो सुनील जी का बिल्कुल सही जवाब आता हुआ, जीरोक्स पारसी इज द करेक्ट आंसर। तो लेजर प्रिंटर में मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, फिर से सुनो। लेजर प्रिंटर आपका फास्टेस्ट है, नंबर 1। दूसरा, लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट में मेजर किया जाता है। नंबर 3, लेजर प्रिंटर में इंक का यूज ना करके किसका यूज करते हैं? टोनर का। और टोनर क्या है? पाउडर है ना, एक तरीके से पाउडर, इंक का पाउडर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड टोनर। क्या ये बात समझ में आई? और ये पाउडर डलता कहां पर है? तो कार्टेज में डलता है ना। एक कार्टेज होती है प्रिंटर की, जिसमें उस पाउडर को फिल किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा इंक भी फिल की जाती है कार्टेज में, लेकिन वो इंकजेट प्रिंटर में होती है। तो इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज होता है, जबकि लेजर प्रिंटर में टोनर यानी पाउडर का यूज होता है। और फिल किस में की जाती है? कार्टेज में। ठीक, तो याद रखा करिए चीजों को। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहने वाला है कि जीरोक्स पारसी जो कंपनी है उसने क्या क्या डेवलप किया है, बताइए। जीरोक्स पारसी कंपनी ने क्या क्या डेवलप किया है ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। कोई आंसर नहीं आया अभी तक, बताइए भाई। सुनो ध्यान से, जीरोक्स पारसी कंपनी ने सबसे पहले मैक एड्रेस को डेवलप किया। किसको डेवलप किया है? मैक एड्रेस को डेवलप करने वाली कंपनी जीरोक्स पारसी है, नंबर 1। लेजर प्रिंटर को डेवलप करने वाली जीरोक्स पारसी है, नंबर 2। जीयूआई का कॉन्सेप्ट देने वाली कंपनी जीरोक्स पारसी है, नंबर 3। बिटमैप इमेज का कॉन्सेप्ट देने वाली कंपनी जीरोक्स पारसी है, नंबर 4। तो ये 4 चीजों के लिए जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? जीरोक्स को या जीरोक्स पारसी को। बता चुके हैं पहले, है ना, जब मैक एड्रेस हमने बताया था उस समय बताया था आपको। लेजर प्रिंटर, बिटमैप, ग्राफिक, बिल्कुल सही सुनील कुमार जी का आंसर यहां पर करेक्ट आता हुआ। ठीक है, या तो तुम लोग रिवाइज प्रॉपर कर नहीं रहे हो, वीडियो को बहुत देखो। अभी स्पीड हम इसीलिए स्लो रख के चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, है ना। 100 क्वेश्चन करवा दें, आपको याद ही ना रहे, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए बहुत आराम आराम से चल रहे हैं ताकि आपको साथ ही साथ चीजें रिकॉल भी हो, रिवाइज भी हो। लेकिन करना पड़ेगा बेटा, देखो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो एक साथ
डेली का डेली रिवाइज करो। जैसे आज सपोज करो हम 8th सेशन पे पहुंच गए हैं, तो जब हम 9th सेशन में हो तो 8 को रिवाइज हो चुके हों आपके, तो डेली का डेली 1 घंटा निकाल के फटाफट सेशन शुरू होने से पहले सब रिवाइज कर डालो, है ना, फिर मजा आएगा सेशन अटेंड करने में। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स डीबीएमएस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स डीबीएमएस। ओपन सोर्स में कई सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। ओपन सोर्स डेटाबेस यहां पर क्या होगा आपको बताना है, बताओ फटाफट। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, माई एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, नंबर 1। और माई एसक्यूएल आपका ओपन सोर्स डीबीएमएस है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे क्या रहेगा, ये ध्यान से सुनो। ओपन सोर्स ब्राउजर का नाम बताइए, नंबर 1। दूसरा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। और तीसरा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। बताइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बताइए फटाफट। ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो यहां पर ब्राउजर के केस में आंसर क्या होगा, मोजिला। ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में 2 आंसर होंगे, क्या क्या, एंड्रॉयड और लाइनेक्स, ये दोनों ओपन सोर्स है। और तीसरा सॉफ्टवेयर अगर पूछें तो आप व्हाट्सएप कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं, है ना, वीएलसी मीडिया प्लेयर कह सकते हैं। यही मैंने आपको बताया था। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आंसर होगा, क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज मॉन्टरी। मॉन्टरी, दैट इज द फर्स्ट वन, इज द करेक्ट वन। और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 है। इसके पहले क्या था, बिग सर। उससे पहले क्या था, कैटलीना। ठीक, बाकी पैंथर और टाइगर भी मैक के पार्ट है, ये आप जानते हैं। और लेटेस्ट कौन सा होगा, मॉन्टेरी। ठीक, तो देखो क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो चुके हैं, तो मान के चलो जब क्वेश्चन रिपीट होने लगे तो मान के चलो अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप एक कॉन्फिडेंस बनाने में यहां पर कामयाब हो रहे होंगे, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हम कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ये फीलिंग आ रही है। यस गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं, है ना। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर। रिवाइज जरूर करिए, जितने आप अपने नोट्स बना रहे हैं उन सभी नोट्स को डेली रिवाइज करिए। और अगर आपको लगता है कि सेशन एक बार और देखना हो तो स्पीड फास्ट करके एक बार फिर से देखिए। यस, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।